हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका यांत्रिकी। यांत्रिकी में सबसे पहला अध्याय है जो हम पढ़ेंगे शुद्ध गतिकी, जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डायनेमिक्स। तो सबसे पहले यह समझिए कि फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है और टॉपिक कौन कौन से थे, चैप्टर्स जो आपको पढ़ना है। तो फिजिक्स में आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा के बारे में जब पढ़ते हैं। फिजिक्स में आपको पढ़ना है दोलन, देखो ये ऐसी करती हुई वस्तु, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोलन करती हुई वस्तु का गुणधर्म पढ़ना है आपको। फिजिक्स में आपको पढ़ना है रोटेशन, बहुत ऑब्जेक्ट जब घूम रहा होता है उसको कहते हैं रोटेशन। और फिजिक्स में आपको पढ़ना है ऑप्टिक्स, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा ना आपने, प्रकाश के बारे में। फिजिक्स में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट, चार्ज के बारे में। ये सब सारे फिजिक्स को आप अच्छे से तभी समझ सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं जब आप मैकेनिक्स और यांत्रिकी की कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ें। मैकेनिक्स और शुद्ध गतिकी इज अ सोल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का आत्मा है ये। इसके बिना फिजिक्स का आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बिना शुद्ध गतिकी को समझे, बिना मोशन को समझे हुए, गति के अध्ययन को कहते हैं बेटा, गति के अध्ययन को कहते हैं यांत्रिकी। गति के अध्ययन को कहते हैं हम लोग यांत्रिकी। तो बिना गति के अध्ययन किए हुए, बिना यांत्रिकी पढ़े हुए आप फिजिक्स के कोई सा भी ब्रांच नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हर ब्रांच में, चाहे ऑप्टिक्स की बात करें या थर्मोडायनेमिक्स की बात करें या इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें या ऑप्टिक्स की बात करें, मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, कुछ भी बात कर लो, उसमें इसका एप्लीकेशन है। मतलब ये बिना फिजिक्स पढ़े आप आगे नहीं पढ़ सकते। यही इसीलिए तो 11th के पहली क्लास में ये आ जाता है और इसको पढ़ना समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम अच्छे से पढ़ेंगे तो चीजों को धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो, यांत्रिकी क्या होता है? गति के अध्ययन को कहते हैं यांत्रिकी। अब इस यांत्रिकी को दो हिस्से में बांटा है। पहला हिस्सा है शुद्ध गतिकी और दूसरा हिस्सा है डायनेमिक्स। शुद्ध गतिकी क्या होता है? काइनेमेटिक्स क्या होता है? गति का अध्ययन बिना उसके कारण जाने बिना। मुझे यह नहीं पढ़ना कि वस्तु गति में आया कैसे, मुझे यह नहीं पढ़ना कि कौन सी वस्तु गति में है, बस मुझे यह पढ़ना है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो उसके गति में होने वाले गुण कौन कौन से जो उसको गति में होने को निरूपित करते हैं। जैसे वो वस्तु कितना तेज चल रहा है, जैसे चाल, वस्तु कितना तेज चल रहा है, चाल, वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, ये सारे शुद्ध गतिकी के पैरामीटर है। इनके बारे में हमें पढ़ना है। विस्थापन, हमें पढ़ना है त्वरण, हमें पढ़ना है वेग, हमें पढ़ना है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। लेकिन वस्तु के गति में आने का कारण क्या है वो हमें नहीं पढ़ना। गति का कारण क्या होता है बेटा? बल। बल हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स खत्म कर लेने के बाद, डायनेमिक्स में जब जाएंगे तब हम बल के बारे में अध्ययन करेंगे। इनर्शिया, ये बल, इनर्शिया, ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे? डायनेमिक्स में। शुद्ध गति में हम क्या पढ़ेंगे? दूरी, चाल, विस्थापन, त्वरण, वेग, ये सारी चीजें हमें असल में पढ़ना है। गति के समीकरण, ये सारी चीजें हमें यहां पे पढ़ना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट समझिएगा। गति कितने तरह के होते हैं? तो सबसे बेसिक जो गति होता है वो होता है आपका रेखीय गति। सबसे बेसिक जो गति होता है वो होता है आपका 1D गति। 1D गति जिसको कहते हैं एक रेखीय गति। एक रेखीय गति, वस्तु एक लाइन में ही चल रहा होगा, इसको कहते हैं एक रेखीय गति। उसके बाद होता है 2D गति। 2D गति का मतलब है समतल में गति। अब एक रेखीय गति और समतल में गति में क्या फर्क है? इन दोनों में फर्क यह है कि एक रेखीय गति का मतलब होता है कि मान लो एक चींटी है और एक तार पे चल रही है, तो उसके पास एक कांस्टेंट है कि उस लाइन पे तार पे आगे जाएगी चींटी या तार पे पीछे आएगी। हवा में नहीं उड़ सकती चींटी। या एक रास्ता है वन वे, उस पे तुम चले जा रहे हो, तो उसमें या तो आगे जा सकते हो या इससे पीछे घूम के आ सकते हो। तो ये है एक रेखीय गति का उदाहरण। हां, ये रास्ता ऐसा हो सकता है, ये भी एक रेखीय गति है। अब यहां से टर्न तो ले लिया आपने, लेकिन एक लाइन भी तो चल रहे हो ना, ये एक रेखीय गति का उदाहरण है। एक सरल रेखा पे वस्तु चल रहा होता है, उसका एक रेखीय गति का उदाहरण। जैसे मान लो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, बीच में तुम चले जा रहे हो, तो y और x दोनों निर्देशांक बदल रहा है, लेकिन ये एक रेखीय गति है। कैसे? एक रेखा पे तो वस्तु चल रहा है, तो एक रेखीय गति है। समतल में गति क्या होता है? मान लो चींटी को तुम जमीन पे रख देते हो। अब चींटी को जमीन पे रखते हो तो रेंगते रेंगते इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो एक जब वक्र पे कोई गति होता है उसको कहते हैं हम लोग समतल में गति। इसके उदाहरण है वृत्तीय गति। समतल में गति के उदाहरण है वृत्तीय गति, प्रक्षेपीय गति, प्रक्षेपीय गति, वृत्तीय गति। ठीक है ना। तीसरा है आपका 3D मोशन, 3D गति।
ये ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 3D गति क्या होता है। तो मान लो चिड़िया आसमान में उड़ रही है। अब चिड़िया जो आसमान में उड़ रही है एक समतल में चल सकती है, हवा में उड़ सकती है, मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तीनों एक वक्र में बदल सकता है। तो ये हो गया आपका 3D गति। स्पेस में जो गति होगा उसको कहते हैं 3D गति। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला चैप्टर आपका है एक रेखीय गति, हम पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे दो रेखीय गति में, उसमें स्पेशल मोशन होता है, प्रक्षेपीय गति और वृत्तीय गति, ये हम पढ़ेंगे। क्लियर है ये बात? अब आइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कोटा रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, तो हो सकता है कि आप जवाब दे दो 10 किलोमीटर, लेकिन ये जवाब गलत है, क्योंकि मेरा सवाल ही गलत है। मेरा सवाल क्यों गलत है? मैंने बोला कोटा रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस बताओ, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कहां से। भाई साहब रामलाल, कहां से? कोटा रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस इस सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट से 10 किलोमीटर है, आपके घर से 5 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन दिल्ली से 600 किलोमीटर है, जयपुर से 300 किलोमीटर है और पटना से 1100 किलोमीटर है। तो किसी भी चीज की जो स्थिति होती है वो डिपेंड करता है कि कहां से, मतलब निर्देश तंत्र कौन है, प्रेक्षक जो ऑब्जर्वेशन लेता है जिसको कहते हैं प्रेक्षक, प्रेक्षक कहां है। तो फिजिक्स में कोई भी चैप्टर या कोई भी भौतिक राशि पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि निर्देश तंत्र का क्या यूज होता है, इसका गुणधर्म क्या होता है, क्योंकि ये एकदम सेंट्रल रोल प्ले करता है फिजिक्स में। जैसे पहला ही सवाल गलत हो गया, कोटा रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस 10 किलोमीटर, तुमने सवाल गलत हो गया, जवाब भी गलत हो गया। कैसे? तुमने बोला 10 किलोमीटर, लेकिन मैंने ये पूछा ही नहीं कहां से। तो जब तक मैं ये मेंशन ना करूं कहां से, तब तक आप किसी भी चीज का सही जवाब नहीं दे सकते। और वहीं कहां से को कहते हैं निर्देश तंत्र। जहां से ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण लेते हैं उसे कहते हैं निर्देश तंत्र। प्रेक्षण लेने वाला प्रेक्षक कहलाता है, जो ऑब्जर्वेशन लेता है वो क्या कहलाता है? प्रेक्षक कहलाता है। मान लो अपनी कोचिंग ऑनलाइन से ऑफलाइन में आ चुकी है, आप बस से चले कोटा की तरफ, ये रहा आपका कोटा शहर, शिक्षा नगरी। शिक्षा नगरी को आप बोरिया बिस्तर बांध के चल दिए, भैया हम जा रहे हैं कोटा। बहुत देर हो गई, ट्रेन लेट हो गया। हो सकता है आप अपने को पैसेंजर से पूछे कि भैया कोटा कितनी देर में आएगा। आपने क्या पूछा? भैया, भैया था सामने एक, अपना वाला भैया नहीं है, कोई भी भैया था। भैया कोटा कब आएगा? ईमानदारी से सोच के बताओ, कुछ भी तुमने, जयपुर कब आएगा, पटना कब आएगा, ऐसा पूछा है ना बस में बैठ के। तो अब ये बताओ क्या ये सवाल तुम्हारा सही है? तो हाँ सर, नहीं आ रहा तो पूछेंगे ही कोटा कब आएगा। तो रामलाल कोटा आ रहा है कि तुम कोटा चल के जा रहे हो? एक बहुत बेसिक सा फर्क देखिए, कोटा कब आएगा? तुम्हारे पास आ रहा है कोटा कि आप कोटा चल के जा रहे हो? भाई तुम्हारे पास तो कोटा नहीं आ रहा, फिर भी आप पूछते हो कोटा कब आएगा। क्या ये पूछना सही है? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोटा तो चल के नहीं आ रहा। सर हम चल के जा रहे हैं, लेकिन ये सही है। कैसे सही हो सकता है सर? सुनो, ये जो निर्देश तंत्र है ना, ऑलवेज, हमेशा, एज्यूम टू बी, मतलब मानता है अपने आप को रेस्ट में। रेस्ट में होगा नहीं, लेकिन अपने आप को रेस्ट में मान के ही ऑब्जर्वेशन देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। निर्देश तंत्र हमेशा अपने आप को विराम में मानता है, विराम में मानता है। जब तुम बस में बैठे हो और बाहर की चीजों को देखते हो, मान लो यहां पे एक पेड़ है जो कि रेस्ट में होगा, आदमी बना दिया पेड़ की जगह पे, सॉरी, ये पेड़ है सर, ये भी पेड़ नहीं लग रहा, मान लो ये रेस्ट में है, लेकिन तुम बस से बैठ के देखते हो, तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है? होता है सर। तो असल में फिजिक्स में क्या है कि जो भी ऑब्जर्वेशन लेता है, जो प्रेक्षक होता है, जो देखता है, वो अपने आप को विराम में मान के किसी चीज के बारे में ऑब्जर्वेशन देता है। जैसे मान लो विराम में है तो विराम में है ही, लेकिन अगर विराम में नहीं तो भी अपने आप को विराम में मान के ही ऑब्जर्वेशन देगा। समझ रहे हैं ये बात? हमेशा अपने आप को विराम में मान के ही ऑब्जर्वेशन देगा। अब यहां पे बैठे हो, एक दोस्त तुम्हारा खड़ा है यहां पे, तुम्हारी बस चल रही है, लेकिन जब तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि मेरा दोस्त पीछे जा रहा है। तो दोस्त पीछे नहीं जा रहा, असल में आप जा रहे हो, लेकिन तुम ऑब्जर्वेशन लोगे तो अपने आप को कभी चलता हुआ नहीं मानोगे। ठीक है, तो तुम अपने आप को चलता हुआ नहीं मान रहे थे, कोटा आपसे दूर था। 2 घंटे बाद तुम कोटा के अंदर आ गए और तुम बस में बैठे हो तो अपने आप को चलता हुआ मानोगे नहीं, तुम बाहर दुनिया की चीजों को पीछे जाता हुआ देख रहे हो। थोड़ी देर बाद तुम कोटा के अंदर हो, मतलब कोटा चल के आया आपके रिस्पेक्ट में। क्लियर है? कोटा आपके रिस्पेक्ट में चल के आया। अच्छा, एक और चीज देखिए, स्थिति क्या होती है?
स्थिति, निर्देश तंत्र मतलब ऑब्जर्वेशनल पॉइंट, जहां से आप देख रहे हो, निर्देश तंत्र से वस्तु के लोकेशन, निर्देशांक, लोकेशन मतलब निर्देशांक को स्थिति कहते हैं, को स्थिति कहते हैं, को क्या कहते हैं? स्थिति कहते हैं। पॉज करके बेटा लिख लेना अच्छे से। स्थिति क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र से वस्तु के निर्देशांक को स्थिति कहते हैं। जैसे मान लो इस मार्कर का स्थिति बताओ, तो मेरे से इस मार्कर का डिस्टेंस यहां है, आप उस वहां बैठे हो सीधा, तो आपके लिए मार्कर का डिस्टेंस कुछ और है। एक आदमी यहां बैठा है, उसके लिए मार्कर का स्थिति कुछ और है। तो जहां से प्रेक्षक बैठ के देखेगा, स्थिति उसके सापेक्ष निर्धारित होगी। किसी वस्तु का स्थिति एक यूनिक नहीं होता है, वो निर्देश तंत्र पे निर्भर करता है। क्लियर है बात? वो किस पे निर्भर करता है? निर्देश तंत्र पे निर्भर करता है। पॉज करके यहां से लिखिए, समझने वाली बात है, कुछ हमें समझना पड़ेगा। मान लीजिए स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा, यह स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा, या स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। क्या स्थिति? जैसे मार्कर है और मैं चल रहा हूं ऐसे, मार्कर मेरे हाथ में रखा है, बताओ इस मार्कर की स्थिति नियत है या परिवर्तित है? इस मार्कर की स्थिति नियत है या परिवर्तित है? तो आप ढंग से सोच के बताएंगे तो आप बोलेंगे सर मार्कर की स्थिति परिवर्तित है, तो आपके रिस्पेक्ट में होगा। मेरे रिस्पेक्ट में मार्कर की स्थिति तो फिक्स है यार, देखो मैं यहां पे हूं, ये मार्कर है, मेरे से इसकी स्थिति तो फिक्स है, मेरे से ये तो कहीं जा ही नहीं रहा, मैं इधर भी आ जाऊंगा, मेरे से इसकी स्थिति तो फिक्स है, क्योंकि मेरे हाथ में मेरा स्थिति, मेरे रिस्पेक्ट में इसकी स्थिति फिक्स है। तो मेरे रिस्पेक्ट में क्या होगा? ये विराम में। लेकिन लगातार आपके सापेक्ष में इसकी स्थिति परिवर्तित हो रही है। तो किसी समय के साथ स्थिति परिवर्तित ना हो तो वो विराम को परिभाषित करता है, ठीक है ना। और समय के सापेक्ष यदि स्थिति परिवर्तित हो तो वो गति को परिभाषित करता है। तो ये गति का परिभाषा हो गया। किसी वस्तु के गति में होने के लिए गति का परिभाषा क्या होगा? तो यदि समय के साथ उसका स्थिति परिवर्तित हो रहा है तो वस्तु गति में है, यदि समय के साथ स्थिति परिवर्तित नहीं हो रहा है तो वस्तु विराम में है। मान लीजिए एक बस है, बस में आप भी हो ए, और बस में आपका दोस्त भी है बी, और आपका एक दोस्त जमीन पे है सी, जो काफी दुखी है आप दोनों के चले जाने के बाद, ठीक है। अब देखो इसके हाथ में फोन है। अब यदि ए के बारे में बी से पूछा जाए बी से कि बताओ ए स्थिति में है कि विराम में है, तो बी जब ए को देखेगा तो दोनों बस में है, ऐसे आमने सामने वाली सीट पे बैठा हुआ है, ये जा रहा है, ठीक है ना। तो जब बी ए को देखेगा तो उसको लगेगा कि यार ये तो, इसकी स्थिति तो मेरे रिस्पेक्ट में फिक्स में है, लगातार बस चल रही है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में ए की स्थिति फिक्स है, तो ए विराम में है। ए कहां है? विराम में, विराम में, सॉरी, ए कहां है? विराम में। किसके देखने, किसके सापेक्ष, किसके देखने से वो विराम में स्थिति महसूस हुआ है? बी से। तो ए विराम में है बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष। कहां है? ए विराम में है बी के सापेक्ष। और यदि सी देखता है ए को तो कह रहा है ए गति में है, ए गति में है, ए गति में है, किसके सापेक्ष? सी के सापेक्ष। अब बात यह है कि वस्तु असल में गति में है ए की विराम में है, क्योंकि ए के लिए तो दो जवाब आपके सामने हैं। क्या क्या जवाब आपके सामने हैं? कि ए गति में है। कौन कह रहा है? बाहर से बैठा हुआ सी देख के बोल रहा है। देखो क्या लिखा हो, ए गति में है सी के सापेक्ष। और जो अंदर बैठा है बी, वो कह रहा है नहीं ए रेस्ट में है। अब सही कौन है? तो दोनों अपने अपने सापेक्ष सही है। फिर तो सर गति और विराम का डेफिनेशन ही समझ नहीं आया। एक ही वस्तु एक ही स्थिति पर ये कह रहा है बी कि नहीं ए रेस्ट में है, ए विराम में है, और सी जो बाहर बैठा है वो कह रहा है नहीं ए गति में है। अब ए गति में है कि ए विराम में है? आप कहो सर दोनों सही है, मतलब गति और विराम दोनों सही है। एक ही वस्तु के लिए एक ही स्थिति में गति और विराम दोनों सही है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि कौन देखने वाला है। मतलब कोई भी वस्तु गति में है या विराम में है, ये उस वस्तु का गुण है कि निर्देश तंत्र का भी गुण है। तो निर्देश तंत्र और वस्तु दोनों का गुण है।
कोई भी वस्तु विराम में या गति में है, ये एक एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। इस दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा वस्तु बताओ जो किसी ना किसी के सापेक्ष, मतलब पूरे पूरे यूनिवर्स के सापेक्ष विराम में हो, मतलब जो भी देखे उसको विराम में पाए। आपका जवाब हो सकता है सूर्य। कहां से भाई? सूर्य रोज पूरब में उगता है, भागता हुआ पश्चिम में जाता है। मेरे सापेक्ष सूरज पूरब से लेकर पश्चिम तक गति करता है पूरे दिन, मतलब सूर्य गति में। तो कोई भी एक ऐसा वस्तु दुनिया में नहीं है जो हर एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष विराम में हो, किसी ना किसी के सापेक्ष वो चल रहा होगा। मान लीजिए क्लास में कल को तुम आओगे, हम बैठे हुए पढ़ रहे हो, मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, मान लो कोई धरती के ऊपर से कोई सैटेलाइट से देख रहा है हम लोगों को, तो उसको लगेगा वाह यार इनका क्लास तो जबरदस्त है, ये धरती गोल गोल घूमती जा रही है, इनका क्लासरूम घूमता जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसको तुम यहां दिखाई दोगे, थोड़ी देर बाद यहां दिखाई दोगे, और लगातार पढ़ाई करते जा रहे हो। मतलब हम गति में हो जाएंगे, क्योंकि धरती भी तो घूम रही है। लेकिन हमें घूमता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि हम यही बैठे हैं, हम भी धरती के साथ घूम रहे हैं। और कोई भी घूमता हुआ ऑब्जेक्ट जब प्रेक्षण लेता तो खुद को कभी घूमता हुआ नहीं मानता, इसलिए हम अब नहीं मान रहे हैं। और ये जो रोटेशनल इफेक्ट है वो कम भी है, इसीलिए पता नहीं चलता है। तो फिर गति और विराम क्या है? तो गति एंड विराम एक सापेक्षिक शब्द है। यहां पे समझिएगा, इसको लिख लीजिए पॉज करके। पहले पॉज हो चुका, लिख लो, फिर आगे देखो। गति तथा विराम एक सापेक्षिक शब्द है। और किसके सापेक्षिक है? निर्देश तंत्र के सापेक्षिक। तो इसको समझिएगा, गति तथा विराम, गति तथा विराम एक सापेक्षिक शब्द है। निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष देखते हैं? निर्देश तंत्र के सापेक्ष। निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति तथा विराम एक सापेक्षिक शब्द है। थोड़ा समझ आया? एक बस वाला एग्जांपल ये एबीसी, वो समझ आया। एक ही वस्तु को एक ऑब्जर्वर कह सकता है विराम में, दूसरा कह सकता है गति में। गति और विराम एक सापेक्षिक शब्द है और वो डिपेंड करता है निर्देश तंत्र पर। अगर किसी वस्तु की स्थिति बदल रही है तो गति में होगा, यदि किसी वस्तु की स्थिति फिक्स है तो विराम में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें गति को तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि सॉरी विराम को तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि विराम का मतलब है कि वस्तु रेस्ट में। अब रेस्ट में रखा हुए वस्तु के बारे में क्या पढ़ेंगे? हाँ, गति करती हुई वस्तु के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो जब भी कोई वस्तु गति करता है, भागता है, चलता है, तो उसके साथ दो भौतिक राशि निकल के आती है, और वो दोनों भौतिक राशि है दूरी तथा विस्थापन। अब ये दूरी तथा विस्थापन लगभग लगभग एक ही जैसा लगता है, लेकिन इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो हम लोग बहुत अच्छे से दूरी तथा विस्थापन में अंतर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं दूरी क्या होता है। मान लो यहां से 3 किलोमीटर तुम चले एक रास्ते पे 3 किलोमीटर चल लिया सर, 3 किलोमीटर चल लिया। फिर उसके बाद इधर घूम के 4 किलोमीटर और चल लिया सर, 4 किलोमीटर चल लिया। यहां से चल के तुम यहां आ गए, हाँ सर पहुंच गया। अब मैं पूछूं आपसे कि आप कितना दूर चले, कितनी दूरी तय करी? तो आप बोलोगे सर हमने दूरी तय करी 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, तो कितना हो गया? 7 किलोमीटर। तो कुल पथ की लंबाई कितनी होगी? 7 किलोमीटर। तो दूरी होता है कुल पथ की लंबाई। वस्तु कितना चलता है उसको कहते हैं दूरी, कुल पथ की लंबाई। दूरी मतलब कितना दूर वस्तु चला, कुल पथ की लंबाई 7। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि किधर चले, कितना चले, बस 7 चले। अच्छा, ऐसे चलते 3 किलोमीटर और फिर यहां से घूम जाते 4 किलोमीटर। मैं बोलूं कि बताओ पथ की लंबाई कितनी है? 7। पथ की लंबाई तेरी हो या मेरी हो, क्या फर्क पड़ता है? इधर चले तुम 3 और फिर इधर ही चले 4 किलोमीटर, तो पथ की लंबाई कितनी है? 7 किलोमीटर। या गोल लाइन पे चल रहे हो, यहां से यहां चलो, टोटल पथ की लंबाई यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है 3 और फिर यहां से यहां तक है 4। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, पथ की लंबाई 7 किलोमीटर। तो पथ की लंबाई कितना चले काउंट होता है, बस वो पथ की लंबाई है। ये सदिश है या अदिश है? तो ये बस पथ की लंबाई बताता है, किधर इससे कोई मतलब नहीं है, तो एक अदिश भौतिक राशि है। कुल पथ की लंबाई अदिश भौतिक राशि है। ठीक है, और कुल पथ की लंबाई कभी समय के साथ कम नहीं हो सकती। मान लो तुम यहां से यहां तक आए, तो ऊपर जाओगे तो अभी पथ की लंबाई बढ़ेगी। तुम यहां से यहां आए, यहां आए, फिर उल्टा चले तो भी पथ की लंबाई बढ़ेगी। यहां से इधर है तो भी पथ की लंबाई बढ़ेगी, इधर घूम गए तो भी पथ की लंबाई बढ़ेगी। यहां से चले फिर यहां घूम गए यहां आ गए तो भी पथ की लंबाई तो पूरी होगी ना। तो पथ की जो लंबाई होती है वो समय के साथ कभी कम नहीं हो सकता। दूरी
समय के साथ कम नहीं होता है। यह समय के साथ हमेशा बढ़ता रहता है, समय के साथ कम नहीं होता। ठीक है सर। अब आते हैं विस्थापन। सर विस्थापन क्या होता है? फिर कुल पथ की लंबाई वस्तु कितना चलेगा वो तो दूरी हो गया। सर विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है कि मान लो कि तुम यहां थे और यहां पहुंच गए, तो मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ। तो स्थिति में 7 किलोमीटर तो परिवर्तन नहीं हुआ, तुम यहां थे और तुम यहां पहुंच गए। तो इस ये प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच का जो लाइन है, यही तो स्थिति में परिवर्तन यहां से यहां तक हुआ है। स्थिति में कितना शिफ्ट हुआ है, बस वो होता है विस्थापन। तो कितना बोलोगे, 3 और 4? नहीं, 3 और 4 का ये 90 डिग्री पे सम करोगे तो यहां से यहां तक लंबाई आ जाएगी 5 किलोमीटर। ये हो गया। अच्छा, अगर इस तरीके से चले तो यहां थे और आप यहां हो, तुम्हें स्थिति में परिवर्तन बताओ। तो स्थिति में परिवर्तन निकालने के लिए तुम्हें पथ की लंबाई देखने की जरूरत तो नहीं है ना, तुम्हें पता होना चाहिए तुम यहां थे अभी यहां है। तो ये हो गई तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन। अभी बताओ स्थिति में परिवर्तन, तो यहां थे अब यहां हो, तो यहां स्थिति में परिवर्तन। तो ये जो स्थिति में परिवर्तन है उसको कहते हैं विस्थापन। ये स्थिति में परिवर्तन कुल पथ की लंबाई के बराबर हो सकता है क्या? नहीं है। ये 5 है, ये 7 है, नहीं है। ये 1 किलोमीटर होगा बस, ये 7 है। अच्छा, हो भी सकता है, देखो ये 3 1 4। तो अगर कोई वस्तु एक लाइन में चल रहा हो तो हो सकता है कुल पथ की लंबाई कुल स्थिति में परिवर्तन के बराबर हो। तो हमें तो अभी यह समझना है कि विस्थापन का मतलब क्या होता है। तो विस्थापन का मतलब होता है स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। और यह स्थिति में परिवर्तन पथ पर निर्भर नहीं करता। ये पथ की लंबाई, ये इंपॉर्टेंट है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता, मतलब दूरी पर निर्भर नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों अलग ही भौतिक राशि हो गई। निकालेंगे कैसे? तो अंतिम स्थिति, स्थिति से प्रारंभिक स्थिति के बीच सरल रेखा की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अभी समझा दिया था। इसको निकाल सकते हैं आप, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये हो गया स्थिति में परिवर्तन, ये हो गया स्थिति में परिवर्तन। यहां से निकल सकता है आपका विस्थापन। यह समय के साथ कम हो सकता है, यह समय के साथ कम हो सकता है, यह समय के साथ कम हो सकता है। कैसे समय के साथ कम हो सकता है? मान लो आप यहां पे हो, एक लाइन पे चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, यहां से यू टर्न ले लिया और आप यहां आ गए, तो लगातार आपकी स्थिति में परिवर्तन तो कम हो रही है ना। एक समय था जब आपकी प्रारंभिक स्थिति ये थी, अंतिम ये थी, यहां पे अंतिम ये थी, बढ़ी, अंतिम ये थी और बढ़ी, अंतिम ये हो गई तो घट रही, अंतिम तो पास आ रहा है ना। और अगर तुम यही पहुंच गए तो अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति एक ही बिंदु पे आ गया, तो पथ की लंबाई तो बहुत है, दूरी तो होगी, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। बताओ, एक इंसान अपने पूरे जीवन में कितनी दूरी तय करता है? पथ की लंबाई उसकी कितनी होती है? अनंत, बहुत ज्यादा भागम भाग, इधर से उधर भाग रहा होता है, खूब दूरी तय करता है। विस्थापन 0। नहीं सुना है? जहां से आए हो अंतिम में वहीं जाना है, तो जहां से आए थे वहीं जाना है, मतलब स्थिति अंतिम और प्रारंभिक एक ही होनी है। तो बताइए विस्थापन क्या होगा? 0 होगा बाबू, 0 होगा। समझ में आया रामलाल? थोड़ा तो महसूस हो रहा होगा यार, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि मैंने ये तुम्हें समझा दिया कि बेसिक दूरी और विस्थापन क्या होता है। समझाया नहीं समझाया बताओ? बिल्कुल थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा और आएगा। अच्छा, ये सदिश होता है कि अदिश होता है? तो ये होता है बेटा सदिश। सदिश क्यों? क्योंकि स्थिति में परिवर्तन किधर हुआ है? यहां से यहां आ गए, तो ये स्थिति में परिवर्तन हुआ। समझ में आए? मान लो तुम पहले दिन आए कोचिंग, घर वालों ने बोला कि 4 किलोमीटर है कोचिंग, चले जाओ। तुम्हारा ये घर है, 4 किलोमीटर है सर्वोत्तम, चले जाओ। पिताजी कुछ बोल ही रहे थे, तब 4 किलोमीटर, तुम्हें कोचिंग जाने की जल्दी है, तुम घर से निकले और भागे रफ्तार में। अब सर्वोत्तम यहाँ है, भागे रफ्तार में 4 किलोमीटर कोचिंग है, 4 किलोमीटर जाके यहाँ कोचिंग नहीं मिला, तो मुझे सर उधर क्यों भागूंगा? तो घर वाले ने तो यही बताया था 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर किधर तो बताया नहीं था, तो इधर गए 4 किलोमीटर कोचिंग मिला ही नहीं। अब तो याद आ रहा है, अरे यार पिताजी बोल तो रहे थे कुछ 4 किलोमीटर के बाद भी, हाँ और 4 किलोमीटर के बाद बताना चाहते थे कुछ जो तुमने नहीं सुना। अब दोबारा घर जाके बेइज्जती तो नहीं कराओगे? फिर तुम आए, फिर 4 किलोमीटर इधर गए नहीं मिला, फिर 4 किलोमीटर इधर गए नहीं मिला, फिर 4 किलोमीटर इधर गए नहीं मिला, लास्ट में 4 किलोमीटर इधर कोचिंग मिल गया। गलती किसकी है? सर पिताजी की है। बोले वो तो बेटा है, क्या है? तो पिताजी की गलती ये है कि उन्होंने ये नहीं बताया 4 किलोमीटर
किधर जाना है, मतलब कितना दूर जाना है। 4 किलोमीटर, तो ये हो गई पथ की लंबाई, कितना दूर, ये एक अदिश भौतिक राशि है। कितना दूर और कहाँ जाना है, ये हो गया विस्थापन, ये सदिश भौतिक राशि है। समय समझ आ रहा है? अब सदिश भौतिक राशि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पथ की लंबाई हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव नहीं हो सकता। पथ की लंबाई हमेशा धनात्मक ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम 3 किलोमीटर इधर जाओ या 3 किलोमीटर जाओ, बात तो बराबर ही है ना यार। लेकिन यहां से तुम 3 किलोमीटर पीछे जाओगे तो माइनस में गए, ये प्लस में गए, तो विस्थापन प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। विस्थापन जो है वो प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा प्लस होता है। दूरी पथ पे निर्भर करता है। मान लो ये है आपका होम और ये है सर्वोत्तम। तुम यहां से चले, यहां से चले, यहां पहुंचे, सॉरी पहले दिन 4 किलोमीटर सीधा ही रास्ता था, यहां से यहां पहुंच गए। 2-3 महीने तक घर से सर्वोत्तम की दूरी इसी रास्ते से तय करते हो तुम। 2-4 महीने, 1-2 महीने बाद दोस्त बनते हैं, रास्ता तुम्हारा ये हो जाता है आने का, दूसरा रास्ता, पहला रास्ता, और फिर 5-6 महीने बाद तो तुम्हारा रास्ता ये हो जाता है, तीसरे रास्ते से आते हो। अब तीनों ही रास्ते में एक चीज तो फिक्स है कि तुम्हारा प्रारंभिक स्थिति ये था, अंतिम स्थिति ये है। तीनों ही रास्तों में विस्थापन सेम ही है, क्योंकि विस्थापन कुल पथ की लंबाई पर निर्भर ही नहीं करता। विस्थापन इस बात पर निर्भर करता है कहां थे और कहां पहुंचे, यहां थे और यहां पहुंचे। तो पहले पाथ के लिए जो विस्थापन है वो ये है, दूसरा पाथ ये होगा लेकिन विस्थापन यही होगा, तीसरा पाथ ये होगा लेकिन विस्थापन यही होगा। मतलब क्या है? मतलब दूरी पथ पे निर्भर करता है। किसी दो बिंदु के बीच की जो दूरी होता है वो पथ पे निर्भर करता है, पथ की लंबाई ही है ये। दूरी किस पे निर्भर करता है? पथ पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, लेकिन विस्थापन पथ पे निर्भर नहीं करता। तो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप पे फिर से अपन रिकॉल कर लेते हैं। दूरी, कुल पथ की लंबाई होती है दूरी, टोटल कितना चले उसको कहते हैं दूरी। दूरी एक अदिश भौतिक राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है। दूरी कभी भी समय के साथ कम नहीं हो सकता, दूरी हमेशा समय के साथ बढ़ता है, ये लिखा है। दूरी समय के साथ कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है तथा दूरी पथ पे निर्भर करता है। बहुत सारी बातें याद रखना पड़ेगा आपको। दूरी कुल पथ की लंबाई है, दूरी हमेशा बढ़ता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है और दूरी पथ पे निर्भर करता है। वही विस्थापन, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो परिवर्तन हुआ है वो होता है विस्थापन। विस्थापन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितना चले हो, जहां यहां थे घूम के यही पहुंच गए तो विस्थापन 0 हो गया। अगर अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति सेम हो तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर बात है? यह समय के साथ कम हो सकता है, यह पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव निगेटिव एंड 0 कुछ भी हो सकता है गति करते हुए वस्तु के लिए। तो स्क्रीन पॉज करके बड़े अच्छे से लिख लोगे। मेरी राइटिंग खराब है लेकिन तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, राइट? आगे देखो, सॉरी आगे देखो। मान लो यहां पे वस्तु एक लाइन में चलता जा रहा है, एक रेखीय गति कर रहा है। तो यहां पे था, किसी भी क्षण पे दूरी और विस्थापन इसका बराबर होगा। तो यदि कोई वस्तु एक लाइन पे चलता जा रहा है बिना दिशा परिवर्तन किए हुए, तो किसी भी क्षण पे जो दूरी होगा वो विस्थापन, अब विस्थापन तो है अदिश, विस्थापन तो है तुम्हारा अदिश। सॉरी यार हिंदी नहीं आता इतना अच्छा लिखना मुझे, इसलिए इसके परिमाण से दूरी का व्याख्या करेंगे। तो अगर कोई वस्तु एक रेखीय गति कर रहा है, 1D मोशन, बिना दिशा परिवर्तन के, बिना दिशा परिवर्तन के, तो दूरी और विस्थापन का परिमाण हमेशा बराबर आएगा। लेकिन अगर उसने दिशा परिवर्तन कर लिया तो दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगा। 1D हो या 2D हो, दिशा परिवर्तित है। अगर थोड़ा भी दिशा परिवर्तित हुआ तो दूरी हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे से ऐसे जाओ तो यहां से यहां तक दूरी होगा, लेकिन विस्थापन ये लाइन होगा। तुम ऐसे इधर आओ तो दूरी क्या होगा? दूरी ये पूरा लाइन होगा, ये पूरा दूरी होगा, विस्थापन ये होगा विस्थापन। ठीक है ना बेटा? तुम ऐसे आओ, दूरी यहां से यहां तक होगा, विस्थापन सिर्फ ये होगा। तो विस्थापन एक अलग चीज होता है और दूरी एक अलग चीज होता है। तो अगर सिर्फ एक गति के लिए लिखा गया हो तो गति के लिए एक जनरलाइज स्टेटमेंट आ जाता है, दूरी बड़ा या बराबर होगा विस्थापन के परिमाण से। दूरी बड़ा या बराबर होगा विस्थापन के परिमाण से। क्या ये बात क्लियर है? आइए अब एक सवाल करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि वस्तु रेखीय गति कर रहा है, रेखीय गति का मतलब समझना आप 1D,
तो निम्न में से सही संबंध बताएं। निम्न में से सही संबंध बताएं। इन चारों में से आपको सही संबंध बताना है। पहला, दूरी बराबर है विस्थापन के परिमाण से। दूसरा, दूरी कम है विस्थापन के परिमाण से। तीसरा, दूरी अधिक है विस्थापन के परिमाण से। चौथा, दूरी अधिक या बराबर है विस्थापन के परिमाण से। तो आपको यहां लिखा हुआ रेखीय वन रेखीय गति में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 50% बच्चे पहले कहते सर पहला ऑप्शन सही होगा। नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है एक रेखीय गति है। ये कहां का दिशा परिवर्तन है या नहीं है। एक रेखीय गति, ये भी तो एक रेखीय गति है। ले, एक रेखीय गति तो है। यहां से चला था बस, तो इसी लाइन पे वापस आ गया। एक रेखीय गति है। मैं चल रहा हूं, देख एक रेखीय गति में चल रहा हूं, फिर से वापस आ जाऊंगा। तो एक रेखीय गति है, तो आपको नहीं पता दिशा परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? डी सही होगा। दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकता है या विस्थापन के परिमाण से ज्यादा भी हो सकता है। अगर वो लिखा होता एक रेखीय गति बिना दिशा परिवर्तन के, देख ऐसे लिखा होता 1D बिना दिशा परिवर्तन के, बिना दिशा परिवर्तन के, अगर ऐसा लिखा होता तो पहला ये ऑप्शन सही होता। और ये लिखा होता एक रेखीय गति कर रहे दिशा परिवर्तन के साथ, दिशा परिवर्तन हुआ ही है तो दूरी बड़ा होगा, दिशा परिवर्तन होगा तो दूरी बड़ा होगा। अगर ऐसा लिखा होता 1D 1D दिशा परिवर्तन के साथ, दिशा परिवर्तन के साथ, तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? ये कब सही होता? तो कभी भी विस्थापन दूरी से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। बराबर हो जाएगा लेकिन विस्थापन कभी दूरी से ज्यादा नहीं होगा, तो ये तो हमेशा गलत होगा। तो एक सवाल हुए कि 3 सवाल हुए? तो ये 3 सवाल हुआ। कैसे? अगर लिखा हो एक रेखीय गति कर रहा है तो सही संबंध दूरी बड़ा या बराबर होगा। एक रेखीय गति कर रहा है बिना दिशा परिवर्तन के, तो दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होगा। एक रेखीय गति कर रहा है जिसमें विस्थापन, एक रेखीय गति कर रहा है दिशा परिवर्तन के साथ, तो यह सही होगा, दूरी हमेशा बड़ा होगा। तो कितने सवाल हुए? 3 नहीं 4 हुए। अगर आपसे यह बोला जाए एक रेखीय गति के लिए या किसी भी तरह के गति के लिए इस चारों में से गलत कौन है, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये गति में हो ही नहीं सकता कि ये सही हो जाए, हमेशा गलत होगा। ये क्या होगा? हमेशा गलत होगा, ये कभी सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक गति करती वस्तु के लिए विस्थापन ज्यादा हो जाए यह संभव नहीं है। आगे देखिए बेटा, विस्थापन का सदिशीय रूप से निरूपण, मतलब सदिश के फॉर्म में विस्थापन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। यहां पे कोई वस्तु है, इस बिंदु पे ये इसका प्रारंभिक स्थिति है। यहां से वस्तु इस रास्ते से होते हुए, देखिए इस रास्ते से होते हुए यहां पे अंतिम स्थिति पे आया, या वस्तु इस दूसरे रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए इस अंतिम स्थिति पे आया। दोनों रास्ते में क्या अलग होगा? पथ की लंबाई अलग होगी। इस रास्ते का पथ का लंबाई अलग होगा और इस रास्ते के पथ का लंबाई अलग होगा। तो पहले रास्ते का और दूसरे रास्ते का पथ की लंबाई अलग है, मतलब तय किया गया दूरी अलग होगा। लेकिन दोनों ही स्थिति में प्रारंभिक स्थिति यह है और अंतिम स्थिति, एक सीधा लाइन खींच दो, यह हो जाएगा आपका विस्थापन। और विस्थापन हमेशा प्रारंभिक स्थिति पे पूंछ और अंतिम स्थिति पे सर के रूप में निरूपित किया जाता है। यह विस्थापन सदिश हो गया। विस्थापन एक वेक्टर है, प्रारंभिक स्थिति से शुरू करते हैं पूंछ से और अंतिम स्थिति जहां पे होता है वहां पे इसका क्या बनाते हैं? सर बनाते हैं। यह कहलाता है आपका विस्थापन। अब इसका मान कैसे निकालें? क्या यह विस्थापन रास्ते पे निर्भर करता है? क्या लिए गए पथ पे निर्भर करता है? नहीं, ये जो विस्थापन है ये पथ पे निर्भर नहीं करता। तो किस पे निर्भर करता है? ये तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पे निर्भर करता है। अंतिम स्थिति से लेकर प्रारंभिक स्थिति के बीच में एक लाइन बना दो, ये कहलाएगा इसका विस्थापन। अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति के बीच में एक लाइन बना दो, ये हो जाएगा इसका विस्थापन। ठीक है सर, लाइन बना लिया। ये प्रारंभिक स्थिति का निर्देशांक है x1 y1 और अंतिम स्थिति का निर्देशांक है x2 y2। अब इसकी दूरी कैसे निकाली जाए? तो इसकी दूरी निकालने का तरीका है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सा वेक्टर रिकॉल करते हैं, दूरी दिख जाएगा आपको यहीं पे। कैसे दिखेगा दूरी? देखो, यहां से यहां तक ये लंबाई निकालनी है, तो ये वस्तु x1 पे था और यहां पहुंचा, यहां नहीं पहुंचा सर, ये तो आया यहां है। हाँ बिल्कुल वहां आया है। यहां पे x1 का मतलब क्या है? यहां से यहां की दूरी है x1, राइट, और यहां से यहां की दूरी है x2। अगर x2 में से मैं x1 घटा दूं तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। ये देखो x2 यहां से लेकर के यहां तक आपका होगा x2 माइनस x1।
ये y2 है, यहां से लेके यहां तक क्या है, ये y2, ये लिख बनाने की जरूरत नहीं है, यहां से यहां तक क्या है y1, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, ये 90 डिग्री कोण बनेगा। इसको मिटा लो, क्योंकि आपको लिखना भी ऐसा नहीं कि समझ के छोड़ देना है, तो लिखते समय बहुत सारी चीजें लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ चीजें आपने समझी हुई है उसी से काम चल जाएगा, आपका काम चल जाएगा। तो देखो भाई, ये है y2 माइनस y1, ये है x2 माइनस x1, ठीक है 90 डिग्री पे। तो ये लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, तो यहां से यहां तक कर्ण पता चल जाएगा, और यही कर्ण होगा विस्थापन का परिमाण। तो बताइए विस्थापन क्या हो जाएगा। तो किसी दो बिंदु के बीच में जो विस्थापन होता है अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच का, वो सीधा उन दोनों के बीच खींची गई सरल रेखा की लंबाई है, या इन दोनों के बीच की न्यूनतम पथ की लंबाई यही हो सकती है, और ये पथ की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, तो आधार का होल स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा बेटा, ये बनेगा। और अगर इसमें तीनों ही कोऑर्डिनेट दिया होता तो विस्थापन कैसे निकालते, तीनों ही कोऑर्डिनेट दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से हो जाता, डेल्टा x x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा z का होल स्क्वायर। ये है विस्थापन का सदिश निरूपण। अगर आपको पता है x में कितना चला है, डेल्टा x में यहां से यहां तक गया, मतलब यहां से यहां तक गया असल में इस रास्ते से, लेकिन x में कितना विस्थापित हुआ, डेल्टा x, y में कितना हुआ, डेल्टा y, और z में भी होता डेल्टा z, तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता, तो डायरेक्टली यहां से विस्थापन निकाला जा सकता है। दूरी कैसे निकलेगा, दूरी इस तरीके से थोड़ी ना निकलेगा, और दूरी की कोई यूनिक वैल्यू थोड़ी ना होती है, किसी दो बिंदु के बीच में हजार अलग अलग तरह का दूरी हो सकता है। मैं मान लो यहां से ऐसे जाऊंगा, अब इस रास्ते का निकालते रहे, तो दूरी की कहानी लंबी है। एक्चुअल जब तक पथ आपको ना पता चलेगा तब तक आप दूरी नहीं बता सकते। विस्थापन निकालने के लिए क्या चाहिए, अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु का निर्देशांक पता चलेगा, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर का रूट लगा देंगे, ये आपका क्या निकल जाएगा, विस्थापन निकल जाएगा। तो स्क्रीन पॉज करिए, अच्छे से लिखिए, ठीक है, आगे देखिए। यदि रामलाल 4,6,7 से 8,9,7 तक गति करता है तो इसका विस्थापन बताएं। बड़ा आसान है सर, यही तो अभी सिखाया था आपने, विस्थापन निकालना अब हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। निकाल तो सर दाहिने हाथ से रहे हो, हाँ तो समझ देख इधर, विस्थापन x2 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही तो सीखा है भाई रामलाल। ये क्या लिखा हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस बता 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। जेड में असल में वो चला ही नहीं, जेड निर्देशांक उसका फिक्स रह गया। तो बताओ 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16, अरे 8 माइनस 4 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9, या 7 माइनस 7 हो जाएगा 0। तो रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये आ गया आपके विस्थापन का परिमाण। अब इसमें खास बात यह है कि इस विस्थापन का परिमाण आपने निकाल लिया तथा दूरी बताया, ओ दूरी भी बताना है आपको। प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति पता है, दूरी बताइए। दूरी आप पता नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, आपको पथ थोड़ी ना पता है। आपको ये पता है यहां मैं था, और आपको पता है कि ये यहां आ गया रामलाल, सॉरी ये मैं यहां था अब मैं यहां आ गया हूं। अब मैं किस रास्ते से आया, हो सकता है ऐसे घूम के आया हूंगा, हो सकता है सीधा ही आया हूंगा, हो सकता है उड़ के ऐसे आया हूंगा। तो जब तक आपको असल में पथ नहीं पता तब तक आप दूरी, तय किए गए पथ की लंबाई मतलब दूरी नहीं बता सकते। आप क्या बता सकते हैं, विस्थापन बता सकते हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए एक और सवाल यहां पे लिखा है मैंने, यदि रामलाल t इज इक्वल टू 0 पे यहां था, 2,4,5 पे, तथा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे रामलाल यहां पहुंच गया, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर रामलाल का विस्थापन बताइए। अब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर रामलाल का जो विस्थापन होगा, विस्थापन होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति। मान लो वस्तु यहां था, कई वस्तु यहां था, फिर वस्तु यहां गया, और फिर वस्तु यहां गया, तो मुझे बीच में कहां गया इस बात से कहां मतलब है। मुझे ये पता है वस्तु यहां था, फिर t इक्वल टू 3 पे यहां था, फिर t इक्वल टू 5 पे है, तो विस्थापन बताओ। तो ये प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को एक लाइन से मिला देंगे, विस्थापन होगा। तो विस्थापन निकालने के लिए बीच में कहां था वस्तु से मुझे मतलब नहीं है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति विस्थापन निर्भर करता है। मतलब ये वाला इंफॉर्मेशन कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो कैसे निकालेंगे सर इसमें विस्थापन, इसमें विस्थापन निकालेंगे, देखिए यहां पे ध्यान से, विस्थापन निकालेंगे रूट अंडर 6 माइनस 2 मतलब 4 का होल स्क्वायर। अरे भाई रामलाल 6 माइनस 2 इसका कोई मतलब नहीं है, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 मतलब 3 का होल स्क्वायर, और 10 माइनस 5 मतलब 5 का होल स्क्वायर। तो ये होगा आपका 25 25 50, 50 मतलब 25 गुना 2, 5 रूट 2 आंसर आ जाएगा, 5 रूट 2 आंसर आ गया। पॉज करके लिख लीजिए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि रामलाल, फिर से रामलाल भागे ही जा रहा है, यदि रामलाल पहले 30 मीटर उत्तर की तरफ जाता है, ये बेटा आईआईटी 2015 का सवाल है, और देखना इस पे बिना कैलकुलेशन के सीधा आंसर निकाल दूंगा मैं। आईआईटी 2015 का सवाल है, हर किताब में देखोगे कैलकुलेशन, इसका सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से किया गया होता है, लेकिन हमें कंसेप्ट पता है, तो हम एक लाइन में आंसर निकालेंगे, देखते रहिए बस आप। यदि रामलाल पहले 30 मीटर उत्तर गया, तो जैसे उत्तर पूरब पश्चिम का सवाल हो तो पहले क्रॉस बना लो, ये क्रॉस में ये पूरब, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ठीक है। अब इसी क्रॉस पे इसको गति करा दो, बताओ पहले कहाँ गया, 30 मीटर उत्तर, मतलब नॉर्थ में गया है, तो यहां से 30 मीटर उत्तर बनाओ, ये 30 मीटर उत्तर गया है, ये 30 मीटर उत्तर, ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ 30 मीटर गया, क्लियर है। फिर 20 मीटर पूरब, अब 20 मीटर पूरब यहां से मुड़ के गया है, लेकिन तुम वेक्टर को ये 20 मीटर को शिफ्ट करके यहां भी तो बना सकते हो 20 मीटर पूरब, इसमें क्या दिक्कत है। अरे उत्तर इधर, पूरब इधर, 20 मीटर पूरब, हो गया, बात खत्म। उसके बाद कह रहा है 30√2 दक्षिण पश्चिम, मतलब दक्षिण में या पश्चिम में, तो 30√2 दक्षिण पश्चिम का मतलब है कि दक्षिण और पश्चिम के एग्जैक्टली बीच में, मतलब ये दक्षिण और ये पश्चिम के एग्जैक्टली बीच में 30√2 गया है, मतलब इधर गया है 30√2। क्या इतना बनाना आसान है कि मुश्किल है? अगर इतना बनाना आसान है तो आंसर अगले लाइन में आपके सामने होगा। कैसे? तो देखो ये 45 डिग्री पे, तो 30√2 का ये कंपोनेंट निकालोगे, तो 30√2 जिधर थीटा बनता है उधर कॉस लेते हैं, तो 30√2 कॉस 45 1/√2, ये कटेगा, इधर बचेगा आपका 30, और इधर साइन कॉस 30√2 साइन 45, उसमें से भी √2 से √2 कटेगा, इधर बचेगा 30। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर 30 नीचे 30 कैंसिल, अगर कोई वस्तु ऊपर 30 गया और नीचे 30 गया तो विस्थापन तो 0 होगा भाई। हाँ सर बढ़िया बात, और पीछे गया 30 और आगे गया था 10, मतलब आगे इधर गया 20 मीटर, देखो ऐसे सुनो, ऐसे 20 मीटर गया और फिर घूम के 30 मीटर पीछे चल गया, तो ऐसे गया ना 20 मीटर इधर और यहां से फिर 30 मीटर इधर आ गया, तो नेट कितना हुआ पीछे की तरफ, कितना 10 मीटर, तो आंसर होगा 10 मीटर पश्चिम। आंसर आ गया भाई। क्या आपको समझ आया? नहीं आया तो फिर से रिवाउंड करके इसको सुनिए अच्छे से। आंसर है आईआईटी 2015 का सवाल है ये, आंसर आ गया 10 मीटर पश्चिम। क्या किया सर? ये रहा, क्या किया, कोई कैलकुलेशन है क्या? नहीं, बस वेक्टर फॉर्म में निरूपित कर दिया, आंसर आ गया। आगे देखिए फिर से मजा आ जाएगा आपको। यदि रामलाल 10 मीटर पूरब गया, 10 मीटर पूरब गया, मतलब क्रॉस बना लो, 10 मीटर पूरब ऐसे गया, ठीक है, फिर 10 मीटर पूरब गया, फिर 10 मीटर उत्तर गया, उत्तर, तो पूरब तो इधर होगा नहीं, सॉरी गलत बना लिया, पूरब असल में कहां होगा? आगे, तो 10 मीटर पूरब गया, फिर 10 मीटर यहां से कहां गया? उत्तर गया है, चलो ठीक है, 10 मीटर उत्तर गया है, तो मान लो ये आई में गया होगा, पूरब आई में है तो उत्तर जे में होगा। फिर 10 मीटर लंबे खंबे पे चढ़ गया, तो ये अगर उत्तर पूरब देखते हो, ऐसे प्लेन में देखते हो, तो लंबे खंबे के मतलब जेड की तरफ 10 मीटर आ गया, तो 10 मीटर कहां चल गया? ये जेड की तरफ। तो नेट विस्थापन इसका जो वेक्टर होगा, विस्थापन सदिश, वो होगा 10 आई कैप, 10 जे कैप एंड 10 के कैप। इसका परिमाण निकाल दो, 10√3। आंसर बड़ा आसान होता जा रहा है यार, कोई मतलब नहीं है। 10 ऊपर गया, 10 आगे गया, सॉरी 10 पूरब गया, 10 पश्चिम गया, 10 मीटर लंबे खंबे पे चढ़ गया। एन नंबर ऑफ टाइम ऐसे सवाल पूछे जाते हैं 3D में। रामलाल पहले 10 मीटर पूरब गया, फिर 10 मीटर पश्चिम गया, फिर 10 मीटर लंबे खंबे पे चढ़ गया, तो एक बार एक्स गया, फिर वाई गया, फिर 10 जेड गया, तो 10 आई 10 जे 10 के, परिमाण हो जाएगा 10√3। आंसर कोई खास बात था क्या? नहीं। आगे देखिए, ये क्यूब है, यहां से वस्तु चला, इस क्यूब की भुजा की लंबाई एल, यहां से बी पे पहुंचा इसके किनारे होते हुए, फिर ये सी पे पहुंचा और फिर सी से डी पे चला गया, तो दूरी कितना तय किया? तो ऑब्वियसली एक भुजा की लंबाई एल, इसकी एल और ये एल, तो टोटल दूरी कितना तय करेगा? 3l। लेकिन इसका विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन तो असल में ये पिछले वाला सवाल जैसा है। कैसे? मान लो ओरिजिन मानोगे तो ये एक्स एक्सिस की तरफ गया पहले, तो एक्स एक्सिस तरफ रूम की तरह समझो, यहां से बॉडी डायगोनल, यहां से डी की मिनिमम दूरी निकाल देनी, ये अंतिम स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति, तो ये विस्थापन हो जाएगा। तो पहले देखो एक्स में गया, फिर कहां गया? वाई में, और फिर कहां गया? अंदर जेड में। अरे फिर वही सवाल है ना भाई, देखो ये पहले गया रामलाल 10 मीटर पूरब, मतलब इधर ही थे पूरब, और फिर गया 10 मीटर उत्तर, मतलब ऊपर गया, और फिर 10 मीटर लंबे खंबे पे इधर चल गया, तो इधर आओ या इधर आओ, बात तो बराबर है। तो देखो यहाँ पे ये वैसा ही सवाल है घन वाला, पहले गया 10 मीटर आगे, सॉरी एल आगे, फिर गया एल ऊपर, फिर गया एल इधर, तो एल आई कैप होगा, ये जे कैप होगा, ये के कैप होगा। और वैसे भी ऐसे देखो, मान लो इसको ढंग से समझना, मान लो यहां से पहुंचा, यहां आ गया, तो यहां से यहां के लाइन को मिलाऊंगा तो क्या √2l आ जाएगा? हाँ भाई ये तो जानते हो, l और l √2l होता है भाई, तो ये l और ये l √2l हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है सर, ये तो ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। कैसे? देखो ये फेज मान लो, तो यहां से प्लेन बनाऊंगा, जैसे मान लो कोई वस्तु यहां से यहां आया फिर यहां पहुंचा, तो इसका विस्थापन हो जाएगा सीधा ये वाला, और फिर जेड एक्सिस की तरफ ये है, तो इसमें कितने का एंगल बनेगा? यहाँ पे 90 डिग्री का।
तो ये √2l और ये l का वेक्टर सम कर दो, तो ये क्या होगा बताओ, √2l का होल स्क्वायर प्लस l का होल स्क्वायर, तो 2l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो √3l स्क्वायर, √3l स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा जवाब, √3l। और वैसे भी l आगे की तरफ, l ऊपर की तरफ और l z की तरफ, तो क्या होगा, l स्क्वायर √3l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, √3l स्क्वायर मतलब √3l आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका √3l आंसर। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा देखो, एक घन में ही ऐसा है कि एक क्यूबिकल रूम है, उसमें चींटी उड़ सकती है, तो A से B के बीच उसके द्वारा न्यूनतम तय की गई दूरी बताइए कितना होगा, A से B के बीच न्यूनतम, तो न्यूनतम तो सीधे ही चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर चींटी उड़ सकती है तो ये हो जाएगा √3l हो जाएगा। न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा, तो A से B तक न्यूनतम दूरी बताया, √3l हो जाएगा। अच्छा, अगर चींटी नहीं उड़ सकती है तो A से B की न्यूनतम दूरी बताओ, तो वो बेटा इंडिपेंडेंट है चींटी, ये रूम है, क्यूबिकल रूम है, इस पे क्राउल कर सकती है, मतलब रेंग सकती है, उड़ नहीं सकती है तो क्या करेगी, रेंग सकती है। तो A से B के बीच में न्यूनतम दूरी क्या होगा, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे समझो, मान लो ये बढ़िया तो है नहीं अपने पास, मान लो ऐसा है, एक कोने पे है, तो इसका बॉडी डायगोनल कहां होगा, यहां से यहां होगा इसका बॉडी डायगोनल। तो मान लो ऐसा हो सकता है क्या बॉडी पहले यहां जाए फिर ऐसे तरीके जाए, नहीं, इससे मिनिमम रास्ता एक पॉसिबल है। कैसे बेटा, मान लो बॉडी इस कोने पे है, यहां पे पहले इस प्लेन में चलेगा फिर इस प्लेन में चलेगा, तो इसको पूरा ही खोल दो, पूरा खोलोगे तो ये तो l है, और ये l और ये l क्या होगा, ये 2l हो जाएगा, ऐसे खोल दो पूरा, तो ये आपका हो गया यहां से यहां तक l, और ये हो गया आपका 2l। मैंने क्या किया, ये वाला और ये वाला फेज खोल दिया है, तो ये l और ये 2l, तो ये यहां से जाएगा तो कुछ ऐसा गति दिखाई देगा आपको। मैंने बोला कि पहले यहां से यहां तक जाएगा क्या, तो इसका गति ऐसा होगा, यहां से यहां तक, ये न्यूनतम थोड़ी ना होगा बेटा, ये सीधा बीच में से ऐसे निकलेगा, ये बॉडी डायगोनल A से सीधा B पे पहुंच जाएगा। तो ये अगर L है और ये 2L है, तो यहां से यहां तक की जो न्यूनतम लंबाई होगी निकाल लीजिए, √5L होगी। तो अगर रेंग सकती है तो न्यूनतम दूरी उसको चलना पड़ेगा √5L, और उड़ सकती है तो √3L। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, तू तो रट ले छोड़, ये सवाल पूछेगा तुम्हारे डीपीपी में भी है। अगर एक क्यूबिकल रूम है, एक घनाकार रूम है, उस पर एक चींटी है जो उड़ सकती है, उड़ने वाली भी चींटी होती है, तो उसको एक बॉडी कॉर्नर से, एक बॉडी कॉर्नर से दूसरे बॉडी डायगोनल तक जाने में कितना न्यूनतम दूरी तय करना पड़ेगा। अगर उड़ के जा सकती है तो सीधा यहां से सीधा उड़ के पहुंचेगी, ये √3L होगा, और रेंग के जा सकती है तो क्या हो जाएगा, √5L। उड़ के जाएगी तो √3L, रेंग के जाएगी तो √5L। क्लियर है ये क्या है ये बात? इसको पहले पॉज करके नहीं लिखा है तो पहले लो, इसको पॉज करके अच्छे से लिखो। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, ये बढ़िया सवाल है, एक लिखा है मैंने यहां पे, देखो एक ऑब्जेक्ट यहां A से चला, A से 5 मीटर की दूरी तय किया, पहले यहां पहुंचा, एक प्लेन में चल रहा 5 मीटर की दूरी तय किया, फिर 90 डिग्री पे घूम गया, फिर 10 मीटर की दूरी तय किया, फिर 90 डिग्री पे घूम गया, फिर 8 मीटर की दूरी किया, फिर 90 डिग्री पे घूम गया और 6 मीटर की दूरी तय किया और B पे पहुंच गया। तो इसके द्वारा तय किया गया कुल दूरी तथा विस्थापन का परिमाण बताया। तो इसके द्वारा तय किया गया कुल दूरी कितना होगा, तो कुल दूरी जोड़ ले, 6 8 बता 8 6 14, 14 10 24, 24 5 29 मीटर। तो बताओ कुल दूरी कितना हो जाएगा, 29 मीटर। अच्छा, कुल विस्थापन, अब कुल विस्थापन निकालने के लिए तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच में एक सरल रेखा खींच दो, और कोशिश करो कि यह सरल रेखा की लंबाई आप निकाल पाओ। तो इस सरल रेखा की लंबाई कैसे निकाला जा सकता है, क्या कोई तरीका है सरल रेखा की लंबाई निकालने का? तो सोचते हैं, ये बताओ यहां से ऊपर कितना गया था, 5, और नीचे कितना गया, 8, मतलब यहां से ये ऊपर गया है 5 मीटर और इसी लाइन से नीचे 8 मीटर, मतलब ये वाला जो दूरी होगा वो होगा आपका कितना, 3 मीटर। 3 मीटर हुआ ना, ये 5 और ये 8, 3 मीटर। इधर कितना गया था, 10, और पीछे कितना है, 6, मतलब ये दूरी होगा आपका 4 मीटर 90 डिग्री पे। तो वो तो गया, ये 3 ये 4, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 मीटर हो जाएगा। तो विस्थापन की परिमाण कितनी हो गई, 5 मीटर। हमने कैसे निकाला, जुगाड़ बिठाया। कौन सा जुगाड़ बिठाया, अंतिम से प्रारंभिक स्थिति को मैंने एक लाइन से मिला दिया, उसके बाद मैंने देखा कि ऊपर गया था 5 और नीचे गया था 8, तो ये 3 हो जाएगा, ये वाला ब्रांच। आगे गया था 10 मीटर, पीछे गया 6 मीटर, तो ये वाला ब्रांच की लंबाई हो जाएगी 4 मीटर। 3 मीटर और 4 मीटर का 90 डिग्री पे जोड़ दूंगा तो 5 मीटर आपका विस्थापन आ जाएगा आंसर। क्लियर है क्या ये बात? आगे देखिए, यहां से एक वस्तु है A से चला और वो B पे पहुंच गया, इसके वर्ग पे चल रहा है, भुजा की लंबाई L, 90 डिग्री पे वो घूम गया बाईं तरफ, फिर यहां से 90 डिग्री पे बाईं तरफ घूम गया,
और फिर यहाँ पे ए से सी तक आपसे बोला है कि विस्थापन बताइए क्या होगा, ए से सी तक विस्थापन। तो अगर आप विस्थापन की बात करेंगे ए से सी तक, तो ए से सी तक विस्थापन निकालने के लिए ए है आपका प्रारंभिक बिंदु, सी आपका अंतिम बिंदु, ये लाइन नहीं बना दे। ये 90 डिग्री पे घूम गया तो ये एल और ये एल, तो इसकी लंबाई हो जाएगी √2L, तो आपका विस्थापन हो जाएगा √2L। कहाँ से कहाँ तक? ए से सी तक। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ए से डी तक का, तो ए से डी तक का विस्थापन कितना होगा? तो ए से डी के लिए ये एल चला, फिर एल चला, फिर एल चला, यहाँ पहुँच गया है। मुझे विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन होता है अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच में लाइन मिला दो। तो यहाँ से अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच में लाइन मिलाओगे तो एल ही होगा, तो आपका विस्थापन हो जाएगा एल। अच्छा, ए से ए तक विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। ये क्या निकाला अपन ने? विस्थापन। अच्छा, दूरी अगर पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए? दूरी। तो ए से सी के बीच में दूरी बताइए, तो एल एल क्या होगा? ये 2L होगा। अच्छा, ए से डी के बीच में दूरी बताइए, 3L होगा। अच्छा, ए से एल 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 ए से ए के बीच में दूरी बताइए, तो 4L होगा। कहाँ से कहाँ तक? ए से ए के बीच में। क्लियर है क्या ये बात? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये देखिए बेटा, एक बहुत जबरदस्त सवाल है ये, मतलब ये कह सकते हो आप कि ये फिजिक्स की सवाल नहीं है, फिजिक्स का सवाल नहीं है सर, तो ये किसका सवाल है? ये सवाल है आपका मेंटल एबिलिटी का। मेंटल एबिलिटी का कहने का क्या मतलब है? मेंटल एबिलिटी कहने का मतलब है कि ये सवाल है थोड़ा बुद्धि वाला। इसमें फिजिक्स बहुत खास नहीं, फिजिक्स तो बस है अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को एक लाइन से मिला देंगे, वो विस्थापन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे निकालते हैं, चलो। एक वस्तु ए से चला और 1 मीटर की दूरी तय किया, ए से चला और कितने मीटर की दूरी तय किया? 1 मीटर की। फिर वो 90 डिग्री पे घूम के 2 मीटर की दूरी तय किया। 1 मीटर नहीं किया उसने, 2 मीटर तय किया। फिर 90 डिग्री पे घूम के 3 मीटर की दूरी तय किया। फिर 90 डिग्री पे घूम के 4 मीटर की दूरी तय किया। फिर 90 डिग्री घूम करके 5 मीटर की दूरी तय किया। फिर 90 डिग्री घूम के 6 मीटर की दूरी किया। फिर 90 डिग्री घूम के 7 मीटर की दूरी किया। और फिर 90 डिग्री घूम के 8 मीटर की दूरी तय करके फाइनली यहाँ पहुँच गया। तो कितना दूरी तय किया? अब दूरी तय करने के लिए तो सबको काउंट कर लो, एक एक करके निकल जाएगा। दूरी में कोई खास बात नहीं, सिंपल जोड़ करना है आपको। जोड़ लो, 1 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36 मीटर। लो, निकल गया। विस्थापन कैसे निकलेगा? विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में एक लाइन मिला देंगे। ये रहा अंतिम बिंदु, यहां पहुंचा है, इसको प्रारंभिक बिंदु से मिला दोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा विस्थापन। अब इसकी लंबाई निकालनी है आपको, विस्थापन का परिमाण निकालना है। कैसे निकलेगा ये विस्थापन का परिमाण? तो देखो बेटा, ऐसे समझना, इसको मिटा देता हूं एक बार के लिए, फिर बनाऊंगा, चिंता मत करो। इसको एक बार के लिए मैं मिटा देता हूं ताकि मैं समझा सकूं आपको। ऐसे समझो कि मुझे यही तो निकालना है ना, यहाँ से ऐसे यहाँ पे होगा, ये दूरी निकालना है। तो अब समझो यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे बस तो 1 मीटर आगे गया है और यहीं से 3 मीटर पीछे गया, तो यहाँ से यहाँ का गैप कितना होगा? 2 मीटर का। अच्छा, यहाँ से बस तो आगे कितना गया? 5, और यहाँ पीछे कितना है? 7, मतलब ये गैप कितने का होगा? 2 का। अच्छे से देख लो, ये 1 मीटर आगे गया और पीछे 3 मीटर है, तो 2 का गैप होगा। और ये 3 मीटर आगे गया, पीछे 5 मीटर गया, तो ये 2 का गैप होगा। अच्छा, ऐसे सोचो, ये 5 मीटर आगे और ये 7 मीटर पीछे, तो ये भी गैप होगा 2 मीटर का। अगर ये 2 मीटर का गैप है तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर की लंबाई होगी। अब उल्टा देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 4 मीटर, तो ये गैप 2 मीटर का होगा। अच्छा, ये ऊपर कितना गया? 6 मीटर, नीचे कितना गया? 8 मीटर, तो ये भी 2 मीटर होगा। अब ये नहीं लग रहा आपको 2 मीटर, ये 2 मीटर, अब ये सीधा ये मिला दूंगा मैं, ये भी 2 मीटर, तो ये 2 मीटर हो जाएगा। सॉरी, 2 2 ये हो जाएगा आपका 4 मीटर, और ये 2 2 आपका हो जाएगा 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक सीधा एक लाइन मिला दोगे तो 4 और 4 हो जाएगा आपका 4√2 मीटर विस्थापन। अरे अभी स्क्वायर वाला सवाल यहाँ तो किया था, देखो ये L और ये L, तो ये डायगोनल हो गया ना। उसी तरीके से ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, तो 90 डिग्री पे 4 और 4 को जोड़ोगे तो 4√2 आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो सवाल पहले लिख लेना, फिर सॉल्यूशन लिखना। तो थोड़ा पीछे करके जाओ, थोड़ा और पीछे कर लो, और वह सवाल पे पॉज करके पहले सवाल बना लो अच्छे से, फिर ये सॉल्यूशन बना लेना। बताओ, इस तरीके से पहले 1 मीटर चला, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, तो कुल विस्थापन कितना हुआ? कुल विस्थापन हुआ 4√2, और कुल दूरी कितना तय किया? कुल दूरी तय किया 30 मीटर। क्लियर है क्या ये बात? आगे देखिए, इसको मिटा देता हूँ, पॉज करके लिख लेना। एक सवाल है ये कि एक व्हील है, चक्का है, ठीक है सर, चक्का है, क्या करना है इस चक्के का? चक्के का ये करना है कि सवाल बताया है कि एक कांटेक्ट है में एक चक्के का पॉइंट है P, ये जमीन पे रखा हुआ है और ये शुद्ध लोटनी गति करता हुआ आगे जा रहा है। तो जब ये आधा चक्कर घूम चुका होगा बिना फिसलन के, मतलब इस पे फिसलन नहीं हो रहा, तो जब ये आधा चक्कर घूम चुका होगा
कितना चक्कर घूम चुका होगा? आधा। यहां पे है कांटेक्ट, आधा चक्कर घूम चुका होगा, तो इसका विस्थापन बताइए कितना होगा। तो जब ये आधा चक्कर घूम चुका होगा उस क्षण पे अगर विस्थापन आपको लिखना है तो ये देखो ये पॉइंट है यहाँ पे P, और ये आधा चक्कर घूम के जैसे ऊपर पहुंचेगा इस पॉइंट पे P पे, तो आपको विस्थापन लिखना है। ये फिसल नहीं रहा, ये फिसल नहीं रहा। तो ऐसे सोचो, अगर ये चक्का यहाँ पे है और ये कोई भी कांटेक्ट पॉइंट है P, जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगा तो ये एक चक्कर धीरे धीरे ऐसे चलेगा, देखो ऐसे चलता जाएगा, कुछ इस तरीके से घूमता जाएगा, और जब पूरा एक चक्कर कर लेगा तो ये P पॉइंट फिर से एक चक्कर घूम के बाद यहीं पे आ जाएगा, और फिसल रहा नहीं है तो पूरे अपने सरकमफ्रेंस के बराबर आगे चल के जाएगा। तो कितना चल के जाएगा? ये 2πr। आप समझते हो ना, जब देखो कोई भी कांटेक्ट यहाँ पे P पे कोई पॉइंट बनाया है, जब ये घूमते हुए जा रहा है तो P पॉइंट धीरे धीरे ऊपर उठेगा, और धीरे धीरे ऊपर उठता 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 जाएगा, आधे चक्कर में एग्जैक्टली ऊपर होगा, फिर एक चक्कर में फिर से नीचे आ जाएगा। तो जस्ट आधे चक्कर के बाद पूछा है, तो आधे चक्कर के बाद ये जो P पॉइंट है एग्जैक्टली कहां होगा? ये ऊपर में यहां पे होगा। अब हमें विस्थापन निकालना है, किसका? व्हील का, चक्के का नहीं, P पॉइंट का। तो P पॉइंट का विस्थापन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि इन P पॉइंट का प्रारंभिक स्थिति ये था और P पॉइंट का अंतिम स्थिति ये है, एक लाइन से मिला देंगे। जब ये पूरे चक्कर में 2πr आगे जाता है तो आधे चक्कर में कितना आगे गया होगा? आधे चक्कर में सर πr आगे गया होगा, ठीक है। और ये जैसे देखो ये P पॉइंट यहां था, धीरे धीरे ये P पॉइंट ऊपर आएगा, ऊपर आया, आधे चक्कर में P पॉइंट ऊपर आ गया, फिर धीरे धीरे घूम के फिर से P पॉइंट जमीन पे आ जाएगा। तो जस्ट आधे चक्कर के बाद ये P पॉइंट कहां रहा होगा? ये आधे चक्कर के बाद P पॉइंट यहां रहा होगा। मतलब ये कितना जमीन से ऊपर रहा होगा? जमीन से 2r ऊपर रहा होगा, अगर इस चक्के का त्रिज्या r है तो। अब हमें विस्थापन निकालना है, तो ध्यान से सोचना, विस्थापन निकालने के लिए यहां से यहां तक लंबाई आपको पता है कितनी है? πr, और ये आपको पता है 2r, तो ये लंबाई आपको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो P बिंदु का जो विस्थापन होगा वो होगा आपका √2r का होल स्क्वायर प्लस πr का होल स्क्वायर। चाहे यहां पे तो देखिए पहला टर्म हो जाएगा आपका √4r स्क्वायर प्लस π² r स्क्वायर। यहां से r आप कॉमन निकाल लेंगे, r कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 + π² आंसर, ये हो जाएगा आपका जवाब। r कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4 + π²। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, तो इसको ढंग से समझ लीजिए बेटा, कोई खास बात नहीं इसमें। ये सवाल फ्रिक्वेंटली पूछता है कि अच्छा एक चक्कर बाद वो कितना होता है? एक चक्कर के बाद तो देखो ये व्हील है, यहाँ पे व्हील पे ये एक चक्कर के बाद व्हील कहीं यहाँ आएगा। मान लो किसी इंस्टेंट पे जब चक्कर शुरू किया था, एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, पूरे एक चक्कर के बाद जब आधा चक्कर के बाद P पॉइंट ऊपर होता था, एक चक्कर के बाद फिर से P पॉइंट नीचे आ जाएगा। अगर इसका विस्थापन निकालना है तो यहाँ से यहाँ सीधा लाइन मिलाओगे, तो बताओ कितना विस्थापन होगा? इसका विस्थापन होगा 2πr। क्यों? क्योंकि ये P पॉइंट फिर से जमीन पे आ गया। यहाँ पे विस्थापन में पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लगाया है कि ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, आगे कितना गया? πr, ऊपर कितना है अभी? ये 2r। तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से यहाँ की लंबाई निकालनी पड़ेगी ना। आगे देखिए बेटा, ये एक हेक्सागोनल है। एक वस्तु A से अपनी गति शुरू करता है, फिर अपने भुजा की लंबाई, मतलब हेक्सागोनल की भुजा की लंबाई के बराबर L चलता है, और फिर L चलने के बाद अपने दिशा से 60 डिग्री से घूम जाता है। मतलब हेक्सागोनल तभी बन पाएगा जब अपने दिशा से कितने डिग्री पे घूम जाएगा? 60 डिग्री पे अपने दिशा से घूम जाता है, और 60 डिग्री घूमने के बाद वो पहुंच गया किसी बिंदु C पे। फिर C से यहाँ चलता है, फिर 60 डिग्री घूम जाता है, फिर यहाँ चलता है, फिर 60 डिग्री घूम जाता है, फिर यहाँ पे चलता है, फिर यहाँ से 60 डिग्री घूम जाता है, फिर यहाँ चलता है, फिर यहाँ से 60 डिग्री घूम के फिर से कहाँ पहुंच गया? A पे। तो अपने को क्या बताना है? विस्थापन बताना है। तो पहले A से B तक गया, वस्तु कहाँ से कहाँ तक गया? सिर्फ A से B तक चल के गया है, ठीक है ना। वस्तु सिर्फ कहाँ से कहाँ तक चल के गया? A से B तक। तो जब वस्तु A से B तक गया है, A से B तक, तो दूरी कितना तय किया? अपने भुजा के बराबर L। विस्थापन कितना हुआ? L, क्योंकि एक सीधी लाइन पे चल के गया A से B तक। अब मान लो वस्तु A से B तक आया, फिर B से C तक आया, तो A से C तक विस्थापन निकालने के लिए सीधा A से C तक मिला देंगे आप। अब इस भुजा की लंबाई आपको निकालनी है, तो इस भुजा की लंबाई आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आप वेक्टर ये योग का नियम का यूज करेंगे। ये देखो, एक वेक्टर ये ऐसे यहां से यहां तक चला था, दूसरा वेक्टर यहां से यहां तक चला था, दोनों के बीच में एंगल कितना? 60 डिग्री। तो यहां से यहां तक लंबाई आपको नहीं लगता त्रिभुज योग का नियम से निकाला जा सकता है? देखो 90 डिग्री वाला तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाता है, लेकिन ये पहले इस लाइन पे चला है और फिर सिर्फ 60 डिग्री पे घूमा है, तो 90 नहीं है ना, 60 है। तो कैसे निकालेंगे? √L का होल स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर प्लस 2L इंटू cos 60, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो ये आ जाएगा आपका कुछ √3L करके। कैसे? तो 60 डिग्री पे दो ऐसे वेक्टर का जोड़ जिनका परिमाण बराबर, तो याद करो कितना होता है? √3L। तो यहां दूरी कितना चला? 2L।
दूरी तो भाई L और L 2L हुआ ना। विस्थापन कितना चला? विस्थापन चला सिर्फ √3L। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं A से D तक गया, पहले यहां से A से B आया, फिर C गया, फिर D गया, मतलब यहां से सीधा यहां पहुंचा। तो इसको फिर से बना के देखते हैं एक बार। ऐसे बना लिया। अब देखो ढंग से, यहां से एक डॉटेड लाइन इसको मिला देता हूं, एक डॉटेड लाइन इसको मिला देता हूं। जब मैं यहां से बीच में से एक डॉटेड लाइन यहां से यहां तक मिलाऊंगा, तो ये आपका था A, ये था आपका B, ये था C और ये है D। तो टोटल एंगल यहां से यहां तक कितना होता है? 120। तो आधा कितना हो जाएगा? 60। अगर यहां से भी आधा कट करूंगा इधर से इधर, ये भी सिमेट्रिक है तो ये भी 60 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है तो ये भी 60 हो जाएगा। मतलब ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज बनेगा तो हर भुजा की लंबाई बराबर होगी। ये L तो ये भी L तो ये भी L। यहां से यहां तक टोटल कितना हो जाएगा? 2L। तो यहां से यहां तक कुल विस्थापन कितना चलेगा? ये कुल विस्थापन कितना चलेगा? 2L। ये लंबाई आ जाएगा 2L। कैसे? देखो ना बेटा, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, ये L ये L ये L। तो यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक L, तो कितना हो जाएगा? ये 2L। अच्छा, दूरी कितना तय करेगा? तो ये L और ये L। तो बताओ A से D तक दूरी कितना तय किया? 3L। लेकिन विस्थापन कितना हो गया? 2L। ठीक है, फिर A से F तक गया, A से A B C D E तक गया। जब A से E तक जाएगा ऑब्जेक्ट, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? A से E तक, यहाँ पहुँचा है। तो देखो वेक्टर ये लंबाई निकालना है। तो असल में यहां से यहां वाला लंबाई, ये दो भुजा के बीच की लंबाई हो गया सीधा ये कॉर्नर, एक अल्टरनेट कॉर्नर छोड़ के ये वाला लंबाई, और ये भी अल्टरनेट कॉर्नर छोड़ के ये वाला लंबाई, ये और ये लंबाई बराबर होगा। कैसे? ये भी तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा। उल्टा डायरेक्शन ले लो ना, यहाँ से यहाँ ले लो, यहाँ से यहाँ ले लो, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये डायरेक्ट निकालना और ये निकालना तो एक ही बात हो गया। तो A से लेके C के बीच में जो विस्थापन होगा, A से लेके E के बीच में विस्थापन वही होगा। विस्थापन क्या होता है? अंतिम से प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो सरल रेखा की लंबाई होती है। तो ये √3L होगा, ये भी √3L होगा, ये 2L हो जाएगा आपका। तो बताइए विस्थापन कितना हो जाएगा? √3L। और A से E तक दूरी कितना हो जाएगा? 4L। कैसे? L L L और L कितना हो गया? 4L। अब बात ये है कि सर विस्थापन पहले L था, फिर √3L हुआ, बढ़ा, फिर 2L हुआ और बढ़ा, फिर घट गया। हाँ, तो विस्थापन घट भी सकता है। अब देखो आगे खेल, A से F तक पहुंचा, कहाँ पहुंचा? F तक, यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच गया। तो अंतिम स्थिति ये है, प्रारंभिक स्थिति ये था। विस्थापन निकालने के लिए क्या करते हैं? अंतिम से प्रारंभिक के बीच में जोड़ देते हैं। ये अंतिम, ये प्रारंभिक था, ये अंतिम था, ये विस्थापन होगा। तो विस्थापन कितना होगा? L। विस्थापन कितना होगा? देख, L और दूरी कितना होगा? 5L। और A से A तक, मतलब A से चला, फिर घूम के 60 डिग्री पे 6 बार घूम के फिर A पे पहुंच गया, तो दूरी कितना चला? 6L। विस्थापन कितना हुआ? 0। क्यों? क्योंकि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति सेम है। तो बहुत जबरदस्त और कंसेप्चुअल सवाल है, तो इसको ढंग से लिखिएगा। पॉज कर लीजिए स्क्रीन और ढंग से लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये SCB का सवाल है। क्या आपने कभी कैरम बोर्ड खेला है? कैरम बोर्ड। हाँ सर, खूब खेला है। अच्छा, मान लो 4 बाई 4 मीटर का कैरम बोर्ड है। यहां पे रानी है बीच में, ये रहा आपका रानी। ये रानी तुम्हें चाहिए, कैसे? कवर करना पड़ेगा। कवर आपको सिर्फ इसी क्यू होल में ही करना है। तो यहां पे तुमने स्ट्राइकर लिया, ये रहा आपका स्ट्राइकर, और इस अपने स्ट्राइकर से तुमने क्वीन को हिट करा। क्वीन गई यहां पे पी पे टकराया और फिर ये क्यू पे आ गया। तो क्वीन का विस्थापन बताओ ओ से लेकर के क्यू के बीच में। अब जब ये पहली बार सवाल बच्चे के सामने आता है तो बच्चा सोचना शुरू कर देता है, भाई सोच क्या रहा है भाई? रानी बीच में सेंटर में थी और इस क्वीन यहां पे, रानी मतलब यहां पहुंच गई, तो ये इसका प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति, ये लाइन मिला तो ये विस्थापन हो जाएगा। हाँ, ये 4 मीटर था तो ये होगा आपका 2 मीटर, ये होगा आपका 2 मीटर। तो बताओ, यहां से सिंपल सी बात हो गई, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, यहां से यहां के विस्थापन निकालना है 90 डिग्री पे, तो 2√2 आंसर हो जाएगा। जवाब कितना हो जाएगा? 2√2 मीटर आंसर। सर ये क्या सवाल है? तो एकदम आसान सवाल है। अब रानी यहां पे जाए, यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, 4 जगह धक्के खा के यहां पहुंचे तुम्हारी रानी। अब तुम्हारी रानी तो तुम्हें यहां मिली और ठीक है यहां थी, धक्के कितनी जगह से खाई है? 4 जगह से। इससे क्या फर्क पड़ता है? थी यहां, पहुंची यहां, तो विस्थापन तो इसका यही होगा ना। क्लियर है? समझ आया? कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। अगर P से Q तक का विस्थापन पूछे, P से Q मतलब यहां पे हिट करा, ये वाला लंबाई कितनी होगी? तो ये थोड़ा मुश्किल सवाल हो गया। सर इसमें क्या मुश्किल है? पहला वाला आसान था, यहां से यहां तक निकाल दिया तो नहीं, तो यहां से यहां तक निकालने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है बेटा। क्या दिक्कत है? देखो, यहां से जब क्वीन चली थी, यहां से सेंटर से, तो यहां कहीं P पे हिट करा और फिर यहां पे Q पे पहुंचा।
तो आपको पता होना चाहिए हिट कहाँ पे करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ तक की दूरी तो 2 मीटर है, लेकिन हिट कहाँ पे करा है जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक कैसे निकालोगे आप? ये आपको दूरी नहीं पता है, क्यों? ये तो पता है कि 4 मीटर होगी, लेकिन ये दूरी जब तक आपको नहीं पता है तो इसकी लंबाई आप निकाल नहीं सकते। तो सर अब क्या करें? तो देखो, कोई भी पार्टिकल जैसे टकरा के वापस आता है तो यहाँ पे एक चीज होता है, जितने कोण पे टकराता है उतने ही कोण से वापस आता है। 10वीं क्लास में पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ सर ठीक है। तो ये कि मान लो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है? 2 मीटर है। इसको मैं x मान लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी, ये टोटल 2 था तो ये क्या हो जाएगा 2 - x, ये हो जाएगा 2 - x। हाँ तो अब क्या, जब तक आप x नहीं निकालोगे बेटा, जब तक तुम्हें ये x नहीं पता चलेगा, यहाँ से यहाँ तक ये x है भाई, ये x है, और ये आपका टोटल कितना है 4 है, तो ये 4 पता है तुम्हें, ये x निकाल लोगे तो ये 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये x हो गया। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, 1% नहीं आएगा समझ तो 4 बार देख के समझना, बहुत जबरदस्त SCB का सवाल है। देखो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए tan थीटा क्या होगा? I, तो I लिख दो यहाँ पे, और दोनों त्रिभुज के लिए I होगा, तो इसके लिए tan थीटा लिखोगे तो 2 - x बटा इसका आधार बोलो तो पूरे का है 4, तो यहां से यहां तक होगा 2/2 इज इक्वल टू इसका लंब बोला, अरे tan थीटा लंब और ये आधार, इसका लंब x और इसका आधार 4, मतलब x/4। यहां से x आ जाएगा, कैसे? 2 से कटोगे तो 2 आएगा, 2 इधर जाएगा तो 4 - 2x बराबर x आ गया, 2x इधर जाएगा तो 3x बराबर क्या आ गया 4। देखो इधर तो x बराबर आपका आ जाएगा 4/3। क्या मैंने सही सॉल्व किया है? देखो ये 3x आ गया तो x बराबर आ जाएगा आपका 4/3। अगर ये x बराबर आ गया आपका 4/3, आपको ये पता चल गया x 4/3 और ये 4 है, तो विस्थापन यहां से निकल जाएगा किसके बीच? P और Q के बीच। क्या होगा विस्थापन बोलो? √4 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया? मुश्किल सवाल है, SCB का सवाल है, ढंग का सवाल है, ठीक है ना? इसको पॉज करके लिखो और फिर दोबारा समझना अगर नहीं समझ आया होगा, ठीक है बेटा? तो अब अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे वृत्तीय पथ पे गति।